हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है पौधों में जनन। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसा कि प्रश्न दिया गया है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। यानी जब नर और मादा का युग्मक मिलता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विकल्प है निषेचन, परागण, जनन या बीज निर्माण। इसका सही हो जाएगा निषेचन। वो निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। अगला, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। विकल्प है बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में या फल में। इसका सही हो जाएगा फल में। अगला, अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है। विकल्प है तना, पत्ती, जड़ या पुष्प। तो जो अजूबा होता है वो अपने पत्तियों द्वारा जनन करता है, तो इसका सही हो जाएगा पत्ती। अगला है पौधे के जनन अंग है। विकल्प है जड़, तना, फूल। इसका सही हो जाएगा फूल। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। विकल्प है निषेचन, परागण, जनन या फल का बनना। इसका सही हो जाएगा परागण। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना जनन कहलाता है। तो हमें बताना है कौन सा जनन कहलाता है। तो अगर बोलता है कि कायिक भागों से, तो वो कायिक जनन कहलाता है, जिसे हम वर्धी जनन भी कहते हैं। अगला है, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे यहाँ पर रिक्त स्थान है पुष्प कहे जाते हैं। यानी कि जिन फूलों में सिर्फ नर हो या सिर्फ मादा हो उसे हम एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे। अगला है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया कहलाती है। यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो जैसा कि हमने बहुविकल्प वाले प्रश्न में देखा था, क्या कहलाती है? तो परागण। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। तो निषेचन। हमने ये भी बताया, जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो निषेचन कहलाता है। अगला, बीज का प्रकीर्णन यहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ पर भी रिक्त स्थान है के द्वारा होता है। तो बीज का प्रकीर्णन वायु, जल और जंतुओं द्वारा होता है। हम आगे चलकर इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में सही कथनों पर सही तथा गलत कथनों पर गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। तो ये क्या है? सही है। हम आगे पढ़ेंगे कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें ये खंडन भी आता है। तो उसी का उदाहरण है स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि स्पाइरोगाइरा किस विधि से प्रजनन करता है? तो खंडन विधि से। हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, कलम लगाना कृत्रिम वर्धी है। तो कलम पौधे में लगाया जाता है जो कि एक कृत्रिम वर्धी है। तो ये क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, इष्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है। ये क्या है? गलत है। अगला, स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है। ये भी गलत है। अगला, पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं। ये प्रश्न सही है। अगला प्रश्न चौथा, स्तंभ क में दिए गए शब्दों का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, कली या मुकुल, मिलान हो जाएगा इष्ट से। हम आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कली या मुकुल क्या कहलाता है? आँख, मिलान करेंगे आलू से। खंडन, उदाहरण क्या है? स्पाइरोगाइरा, मिलान कर देंगे। पंख, मेपिल से मिलान कर देंगे। और बीजाणु, डबल रोटी की फफूंद। अगला प्रश्न है पांचवा, निषेचन किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अगला है, पौधों
अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। तो जैसा कि हमने बताया था कि अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा या वर्धी या कायिक प्रजनन द्वारा। तो चलिए हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे और उदाहरण भी देखेंगे। सबसे पहले मुकुलन। एक कोशिकीय जीव जैसे यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। यीस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। हमने मिलान करने वाले प्रश्न में देखा था मुकुल या कली का मिलान हुआ था यीस्ट से, तो इसी कारण हुआ था। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और नई यीस्ट कोशिका बन जाता है। मुकुल की क्रिया इतनी तेज होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से अलग हुए बिना ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। दूसरा है खंडन विधि। जब तंतुओं के टूटने पर उनके टुकड़े से नए नए पौधों का निर्माण होता है तो उसे खंडन विधि कहते हैं। यानी उसमें खंडन, नाम से ही पता चल रहा है कि खंड होता है, यानी टूटते हैं। स्पाइरोगाइरा, हिलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं, यानी इनका उदाहरण है। और तीसरा है बीजाणु। फफूंद में छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। बीजाणु हवा द्वारा विभिन्न स्थानों पर गिरते हैं और अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस और फर्न आदि में भी बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। और चौथा है वर्धी या कायिक प्रजनन। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे जन्म लेते हैं। जैसे में गन्ने को हम बोते हैं तो उसके तने से निकलता है, वही वर्धी जनन कहलाता है। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में है शकरकंद, डहेलिया, सतावर में जड़ों द्वारा और आलू, अदरक, गन्ना आदि में तने द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। प्रश्न 7वां है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। पौधा एक है, सिर्फ पुष्प को बदल दे रहा है। और परपरागण क्या होता है? यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे, देखिए यहाँ पर अन्य पौधे दिया गया है, कि पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो ये क्रिया परपरागण कहलाती है। अगला है प्रश्न 8वां, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उनके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। यहाँ पर हमने किया है, ये वर्तिकाग्र है, दल है, वर्तिका है, पुंकेसर है और ये अंडाशय है, आप देख सकते हैं। अगला है प्रश्न, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, हम पढ़ के बता देते हैं। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, यानी इसमें नर होता है या तो सिर्फ मादा होता है, इसमें एक ही जनक का भाग होता है। लेकिन लैंगिक जनन में 2 जनक आवश्यक है और इसमें बाकी सब दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लैंगिक जनन और ये अलैंगिक जनन। अगला है प्रश्न, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की थी, आपको याद होगा कि उसमें बोला था कि फलों एवं बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है, तो हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की थी वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा। तो यही है वो चिलबिल तथा द्विफल। इसे हम मेपिल जैसे पौधों के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा मदार, जिसे हम आँख भी बोलते हैं, के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल हवा के द्वारा उड़कर
दूर दूर तक चले जाते हैं। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक जाते हैं। कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतुमय यानी रेशेदार होते हैं, ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जैसे कंटकी यानी कांटेदार के बीज, जिनमें हुक संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाती हैं और दूर दूर तक पहुंच जाती हैं, जैसे यूरेना। कुछ पौधों के फल जैसे मटर तथा अरन आदि झटके के साथ फट जाते हैं। तो जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।